तो चैप्टर 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से चैप्टर 3 एंड होता है और फिर हमें मिस इसोप को दिखाया जाता है जो उनकी वीडियो बना रहा होता है। तब उनमें से एक जो स्टाफ मेंबर होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं मिस को का वकील हूँ। और उसमें से एक महिला जो है कहती है कि क्या तुमने एक लॉयर को हायर किया है, तो तुम हमारा एडवांटेज लेना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं। या फिर तुम हमारे साथ बहुत ज़्यादा ही राजनीति होने का ट्राई करो, क्या तुम्हारे साथ कोई राजनीति का गेम खेल रही हो, क्या तुम्हारे साथ सियासत का गेम खेल रही हो? जो सियुली की मदर है वो कहती है मैं जानती हूँ किसका इसमें किसका फॉल्ट है। तो वो उसी पर नाम लगाने लग जाती है, लेकिन जो अपनी मिस जी जोंग है वो कहती है कि आपको एक गलत फहमी हुई है मिस जियोंग, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। तो कहती है रुक जा बेटा, मैं तो तुझे कोर्ट में मिलूंगी। और वो ये बातें कह के वहां से चली जाती है। मिस को उन्हें रोकने का ट्राई तो बहुत करती है लेकिन वो वहां से चली जाती हैं। मिस को देखता हूँ काफी ज्यादा टेंशन में होती है और वो इसोप को कहती है कि तुम्हें आखिर पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे काम कैसे करती हूँ। और उसको ये भी कहती है कि तुमने ही तो मुझे कहा था ना कि मैं उनके खिलाफ कोई भी लॉ सूट रेकमेंड ना करूं या उनके खिलाफ ऐसे कोई क्रिमिनल चार्जेस फॉर्म ना करूं। तो वो कहता है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और ये बात कह के वो मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन के अंदर हम एक पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का फूल को देख रहा होता है। तो वो जब फूल को देख रहा होता है वो देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है क्योंकि उस फूल को एक कीड़ा खा रहा होता है। और फिर हमें उसका एक डरावना एक्सप्रेशन दिखाया जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दो आंटी को दिखाया जाता है, जिसमें से एक आंटी बोलती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ईसोप कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है। तो दूसरी बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो अच्छा स्टूडेंट है और स्कूल भी जाता है। लेकिन वो कहती है कि कभी-कभी मुझे उस पे शक होता है, मैं ये कैसे कहूँ पर मुझे कभी-कभी उस पे शक होता है। तब वो कहती है चलो कोई बात नहीं, चलो चलने का टाइम हो गया। तो वो दूसरी जो आंटी कहती है कि हाँ, चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो अपने बेटे इसौप के पास जाती है और कहती है कि चलो इसौप जाने का टाइम हो गया। लेकिन वो देखकर ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि जो अपना यंग इसौप है, उसने उस कैटरपिलर को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। और वो उस कैटरपिलर को मारते हुए अपनी मदर की तरफ ही देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हम उसे एक कार में देखते हैं, जो वो दोनों माँ-बेटे कार में बैठे होते हैं और वो उससे पूछती है कि तुमने अगर फ्लोवर चाहिए तो तुमने उसको मारा क्यों? तब वो कहता है कि वो वही डिज़र्व करता था। पर उसकी माँ कहती है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें फ्लोवर चाहिए था तो तुम उसको बिना मारे भी तो ले सकते थे। लेकिन वो कहता है कि नहीं। और फिर हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है डरावना, और वो भी कार के शीशे के अंदर से। फिर वो कहती है कि क्या चल रहा है इसके माइंड के अंदर? क्या चल रहा है? तो ये सब सोचते हुए जो उसके स्टीयरिंग वाले हाथ हैं जिससे वो गाड़ी चला रही होती है, तो उसके वो हाथ काँपने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना प्रेज़ेंट जो है खोल रही होती है। तब हमें दिखाया था कि उसे प्रेज़ेंट में एक फाउंटेन पेन मिला है। तब उसके फ़ादर बोलते हैं कि सरप्राइज़, मैं तुम्हारे लिए एक फाउंटेन पेन लाया हूँ, जिस पे तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। और हमें उस लड़की का नाम भी था दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ई जोंग ओ। तो उसका बाप है कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हमेशा से एक पेन चाहिए था। और उसकी जो बेटी है वो काफ़ी खुश रहती है और वो कहती है थैंक यू डैड। तो वो कहता है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। और साइड में हम अपने यंग इसोप को देते हैं जो बिना टाइम वेस्ट किए उससे वो पेन छीन लेता है। और वो कहती है कि इसोप ये तुम क्या कर रहे हो? तब वो कहता है कि उसके लिए प्रेज़ेंट तो मेरा क्या होगा? और जबकि वो तो अच्छी स्टूडेंट भी नहीं है, तो उसे प्रेज़ेंट क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं? फिर उसकी बहन बोलती है कि अभी तुमने क्या कहा कमीने? तो उसका जो बाप है कहता है, ओह! मैंने तो ये बात कभी रियलाइज़ ही नहीं की। अच्छा तुम्हें भी एक फाउंटेन पेन चाहिए? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा सेम पेन खरीद लूँगा। और ये बात कहते वो हँसने लगता है, लेकिन जो अपना इसोप होता है, कहता है कि नहीं, मुझे यही पेन चाहिए पापा, मुझे यही पेन चाहिए। तो जब इसौप कहता है कि मुझे यही पेन चाहिए, तब उसकी बहन उसके हाथ से पेन खींच लेती है और कहती है कि ये मेरा है, मुझे वापस करो। तभी उसका जो भाई है उसके बगल में से निकल कर जाता है और उसे काफ़ी अजीब-सी नज़रों से देख रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जब वो अपनी बहन के कमरे में एंटर करता है, तब उसकी बहन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। तभी उसकी नज़र उस पेन पर पड़ती है, साथ ही में उसकी कुछ पेपर्स भी दिखते हैं और उन उन चीज़ों को देखकर वो अपनी बहन को साइड में धक्का मारता है और उसकी बहन कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो देखता है उस पेपर के ऊपर काफ़ी सारे मार्क्स जो थे लिखे हुए थे, और ये सब देखकर यूसुफ बड़ी ही गंदी स्माइल देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना ये। मॉम एंड डैड तुमसे काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और वो ये बात कहती है कि तुम आखिर किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अंदर की फीलिंग्स क्या हैं। तुम एक ऐसा गार्बेज हो जिसको ना तो कभी इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही उसमें कुछ सुधारा जा सकता है। वो एक कंटिन्यू वेस्ट की तरह जो स्पेस के अंदर इधर-उधर फैल रहा है।
और ना ही तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हो। और ये सब चीज़ें तुम अपनी जर्नल में लिखती हो ना। और वो ये बात सुन के उसकी जो बहन है कहती है, क्या जर्नल? तो उसके कुछ हमें वर्ड सुनाए जाते हैं उसी की बहन के, कि मैं अब और नहीं जीना चाहती, मुझे अब इस दुनिया से कोई प्यार नहीं है, ये सब चीज़ें मुझे बहुत परेशान करती हैं, मुझे मार डालो। और ये सब बातें वो बोल ही रहा होता है, ईसोप की कहता है कि तुम ये सारे इमोशंस अपने पेपर में लिखती थी, और जब तुम ये पेपर पर लिख लेती थी तब तुम्हें काफ़ी अच्छा फ़ील होता था ना, है ना? तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ईसोप अपने घर पे अपनी फैमिली को ढूँढ रहा है, लेकिन उसे अपने घर पे कोई भी नहीं मिलता। वो सब घर के सभी रूम चेक करता है, तभी वो अपनी बहन के कमरे में आता है, और तब वहाँ पे वो ड्रॉवर खोलता है और उसको वहाँ पे एक जर्नल दिखती है, जो कि उसकी बहन ने लिखी थी। और उसने वहाँ पे लिखा था कि ये जर्नल मैं तब लिख रही हूँ जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं मर जाऊँ, क्योंकि मेरा जो ड्रीम था लॉयर बनने का, वो अब कंप्लीटली वर्थलेस हो चुका है और वो अब धुएँ की तरह उड़ चुका है। अब मैं सिर्फ़ एक पैरासाइट बन के रह चुकी हूँ अपनी मॉम और डैड की काइंडनेस की वज़ह से। मेरा जीने का कोई भी मकसद नहीं है और ना ही मैं अपनी लाइफ़ को अब कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अब मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मरना है। मेरी ज़िंदगी एक पैरासाइट की तरह है जो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। मैं अब मरना चाहती हूँ और मैं खुद से नफ़रत करती हूँ। और ये सब वर्ड्स जो है अपने ईसोप, वो उसकी डायरी में देखकर वो पढ़ रहा होता है, और धीरे-धीरे हमें उसके वर्ड्स सुनाए जाते हैं कि मैं मरना चाहती हूँ, मेरे ड्रीम को अब मैं बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाऊँगी, वो एक स्मोक की तरह उड़ चुका है। और ये सब बातें बोलते हुए हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है, जब वो इस शब्दों को अपनी डायरी में ही लिख रही थी, और हमें दिखाया था कि वो कितनी ज़्यादा उदास है और उसके चेहरे पर कितनी ज़्यादा मायूसी है। तो फिर हमें उसके वर्ड्स दोबारा सुनाए जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक पैरासाइट की तरह है, मैं सिर्फ़ एक पैरासाइट की तरह ही जी रही हूँ, अपने मॉम एंड डैड की काइंडनेस की वज़ह से, और मैं मरना चाहती हूँ। मेरे ड्रीम का कोई भी जो पॉइंट है नहीं, और ना ही मेरी ज़िंदगी का, मुझे सिर्फ़ अब मौत चाहिए। और फिर ये जब सारी बातें जब ईसोप पढ़ लेता है, तब वो वहाँ से वापस जाने लगता है अपनी बहन के रूम से, और फिर वो देखता है कि वहाँ पे तो सिगरेट का पैकेट रखा हुआ है ड्रॉवर के अंदर। फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है कि एक पर्सन जो है स्टेयर्स पे चढ़ रहा होता है। फिर हमें ईसोप की बहन को दिखाया जाता है जो सिगरेट मार रही होती है, और जब वो सिगरेट पी रही होती है, तब वो किसी बंदे को देखकर डर जाती है, और कोई नहीं, अपना बंदा ईसोप होता है, और वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तब वो कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया। तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं टेरेस पे आया हूँ। तब वो बताती है कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं भी लॉयर बनूँ, और मैंने बहुत स्ट्रगल किया तुम्हारी तरह ही। मैंने लोगों की मदद करी जब मैं छोटी थी, तो मैं चाहती थी कि मैं भी तुम्हारी तरह लॉयर बनूँ, और इस हिसाब से मैंने नेक्स्ट 2 सालों के लिए भी इतनी अच्छी स्टडी की थी ताकि मेरी नेक्स्ट टाइम पे जॉब लग जाए। लेकिन मैं अभी भी एक फ्रेशर ही हूँ, और मैंने अपने ग्रेड्स जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाने शुरू कर दिए ताकि मुझे जॉब मिल सके। तभी हमें उसके पीछे इसोप का चेहरा दिखाया जाता है, और उसी कैटरपिलर को दिखाया जाता है जो हमें स्टार्टिंग एपिसोड के अंदर दिखा था, जो काफ़ी ज़्यादा काँप रहा था। और वही सारी बातें बोल ही रही होती कि शायद मैं नेक्स्ट टाइम एक जॉब के लिए एग्ज़ाम जो है क्लियर कर लूँ। लेकिन वो अपनी बात को पूरी कर पाई उससे पहले ही इसोप उसे बहुत गंदी तरह से धक्का मार देता है, और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर धीरे-धीरे पैनल ऊपर आता है और हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रही होती है, और वो काफ़ी डरी हुई भी होती है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और गिरते समय वो अपनी आँखों से इसोप को देखती है जो वहाँ पे खड़ा बहुत ही गंदी तरह से स्माइल दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो अपनी बहन की मौत ही चाहता है। और इसी के साथ ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो क्या अब इसोप की बहन बच पाएगी? क्या वो ज़िंदा बच पाएगी? और इसोप आगे क्या प्लानिंग करेगा? तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, और नेक्स्ट चैप्टर तो और भी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो अगर आप उस नेक्स्ट चैप्टर को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर की जो नोटिफिकेशन है जल्दी से जल्दी चाहिए। तो मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम के अंदर।